अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इनफैक्ट। अब्दुल मजीद साजिद के साथ मैं हूं आमना ताहिर। नाज़रीन, आज मखसूस नशिस्तों के 12 जुलाई के फ़ैसले के ऊपर समाअत की गई है। इस पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं सदर लाहौर हाई कोर्ट बार हैं मलिक आसिफ नस्वाना साहब। आसिफ साहब, आपको प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद कहेंगे। सर, मखसूस नशिस्तों का जो बेंच बना है, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो ये मखसूस नशिस्तों का जो जजमेंट थी 12 जुलाई की 2024 की, जी। उसके खिलाफ जो रिव्यू पिटीशन आई, रिव्यू में हमेशा ये सेटल्ड प्रिंसिपल है, रूल्स में मौजूद है कि वो सेम बेंच में रिव्यू पिटीशन जो है वो फिक्स होती है। लेकिन अब यहाँ चूंकि जिस तरह मामला चलाए जा रहे हैं, ये कोई 13 मेंबर बेंच के सामने ये पेश किया गया और जो ऑथर्स थे उस जजमेंट के मेजोरिटी जो डिसीजन था उनमें से मतलब बहुत कम जो जजेस हैं वो इसमें शामिल हैं, और उनमें से भी जो 13 मेंबर बेंच था उसमें से जो है वो अभी दो मजीद जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी को भी उसमें से एक्सक्लूड करके अब ये 11 मेंबर बेंच बाकी रह गए। तो वैसे तो ये सब जुडिस है, मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन जो इंटेंशन है एग्जेक्टिव की, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है आईनी बेंच की, उसमें जो है वो टोटल एग्जेक्टिव का जो है वो रोल है, तो हम बिल्कुल इससे अंदाजा कर सकते हैं कि क्या डिसीजन होने जा रहा है। तो क्या समझ रहे हैं आप, क्या होगा फैसला? पीटीआई को सीट्स मिलेंगी या हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी जाएगी? मेरा तो बड़ा ख्याल यही है, मुझे यही अप्रीहेंशन है कि जो कॉम्प्रोमाइज्ड जो बेंच बाकी जो जजेस रह गए हैं, मुझे नहीं कोई उम्मीद कि ये अब पीटीआई के पास रहेगी। और मेरे ख्याल से जो इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन था और उसके बाद जो पेशावर हाई कोर्ट का प्रोबेबली डिसीजन था वो शायद अपहोल्ड रहे। अच्छा, तो ये पीटीआई के पास क्यों जाएगी? ये दरखास्त ये रिव्यू की तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने दी थी, तो ये भी तो एक कजिया है। नहीं मोहतरम, वो तो जो जजमेंट है ना, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसमें बड़ा क्लैरिटी के साथ उसको एड्रेस किया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद का केस था और उसमें जो है वो इंसाफ किया 110 की गया। एप्लीकेशन दी थी, 110 की एप्लीकेशन थी पीटीआई की तरफ से, और उस पे डिसीजन हुआ था। और वो तो बड़ा उसमें मौजूद है वो रिव्यू, वो जो जजमेंट है सॉरी 12 जुलाई की, उसमें वो बड़ी डिटेल के साथ उसको जो है वो उस पे वर्डिक्ट दिया गया है। अच्छा, तो जो सिविलियंस के हवाले से है कि उसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ना हो और उसका फैसला भी अभी शायद महफूज कर लिया गया है, तो क्या समझते हैं? वो तो लोग सजाएं भी अपनी मुकम्मल कर चुके हैं, जिनको 4-4 महीने की कोई दी, किसी ने को माफीनामा दे दिया, तो इसमें कोई अजाले की कोई रियासत स्टेट को गवर्नमेंट करेगी, कोई शक्ल इसकी निकालेगी? देखें, जो अंडरग्राउंड हो चुकी हैं वो तो डेफिनेटली ऑलमोस्ट 80-90% जो उसमें कन्विक्टेड पर्सन्स हैं उनकी जो सेंटेंसेस हैं वो ऑलरेडी अंडरगॉन हो चुकी हैं। तो दूसरी ये बात, इसकी कोई जो है वो मिलिट्री ट्रायल की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है सिविलियंस का, और उसमें भी हमें उम्मीद तो करनी चाहिए कि उसको स्ट्राइक डाउन करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। और देखिए फैसला रिजर्व है उसमें, देखें वी हैव टू वेट एंड सी। हाँ, उस पर ज़ाहिर है कोई इस तरह तो कमेंट नहीं किया जा सकता। इमरान खान से हर हफ्ते को मुलाकातें होती हैं, आप भी गए, शायद आपकी हो सकी या नहीं मुलाकात हो सकी थी, तो आज भी मुलाकात का दिन था। अब अजीबोगरीब बातें आ रही कि फैसल चौधरी जो है वो अलीमा खान कह रही कि वो कहाँ से आ जाते हैं, तो ये इशू कोई, आप ज़ाहिर है आप भी इस पीटीआई से ज़रा आपकी आप मुंसलिक भी हैं, ताल्लुक भी है, तो क्या समझते हैं ये मामला कोई ज़रा कहीं बैठ जाएगा या बस इसी तरह हर हफ्ते ही आंख मचोली चलती रहेगी? देखें अब्दुल मजीद साहब, ये सिर्फ एक मुलाकात कराने या ना कराने का उसकी बात नहीं है जी। हाई कोर्ट बात के फुल बेंच का ये डिसीजन था, उसमें पूरा एक तरीक़ेकार वज़ा किया गया था कि हर मंगल वाले दिन 6 लॉयर्स की और जो फैमिली है खान साहब की,
उनकी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में एक जो है वो कोऑर्डिनेटर मुकर्रर हुए थे सलमान अकरम राजा साहब, और एक दिन पहले उन्होंने लिस्ट फ्रॉम करनी होती है अथॉरिटीज को, जेल अथॉरिटीज को, और उसी पूरे तरीकेकार को जो है फॉलो करते हुए हमने भी कोशिश की। वो 3 वीक्स पहले हमारा भी नाम आया, हम यहाँ से गए मुलाकात के लिए। उसको बिल्कुल उस हाई कोर्ट की फुल बेंच की जो जजमेंट है उसको बिल्कुल रौंदा गया और उसको जो है वो टुकड़े करके हवा में उड़ा दिया गया, क्योंकि जो वहां पर जो लिस्ट के बगैर दोस्त होते हैं वो स्टेट में चले जाते हैं और पिक एंड चूज किया जाता है। होना तो ये चाहिए था कि जो एक पार्टी की तरफ से और जो एक जो लॉयर्स की टीम है उसकी तरफ से जो कोऑर्डिनेटर मुकर्रर हुए हैं उन्होंने एक लिस्ट जारी की तो उनको जाना चाहिए। और अगर उनको नहीं जाने दिया जाता तो और किसी, चाहे वो चेयरमैन हमारे जो हैं गौर साहब, उनको भी नहीं जाना चाहिए कि हमारी लिस्ट ये है, ये लोग पहले जाएंगे और उसके बाद जो है किसी और की अगर बारी आती है तो जाए। अगर वो लिस्ट को फॉलो नहीं किया जाता तो फिर किसी और को भी नहीं मिलना चाहिए। और यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जो लिस्ट के जो लोग होते हैं उनको बिल्कुल नहीं मिलने दिया जाता और जो अपनी चॉइस के जो लोग होते हैं उनको वो मुलाकात करवाकर ये तासुर ये देते हैं जी हमने तो मुलाकात करवा दी है। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जिस तरह मामला को चलाया जा रहा है। तो अभी बल्कि मुझे कोई शायद मेरे तक कोई पहुंची है कि शायद अलीमा आपी की शायद मुलाकात हुई है, मुझे तो इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है। जी मुलाकात हो गई, आज मुलाकात हुई है उनकी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर साहब, अलीमा खान की तो मुलाकात हो गई है, क्या ट्विटर के ऊपर मैसेजेस आने का अंदेशा आप समझते हैं कि अब आएंगे? नहीं, वो आ गए हैं, उन्होंने कह दिया है, क्या मैसेजेस अलीमा साहिबा ने कह दिया है। एक तो उन्होंने कहा ये फैसल चौधरी आप कहाँ से आ जाते हो, कैसे आ जाते हो, चले आते हो, वो उनकी आ गई हैं वीडियोस और वो चल पड़ी हैं। और दूसरा उन्होंने एक बात की है कि किसी वी लॉगर की खान साहब के अकाउंट से प्रमोशन नहीं हो गया, पता नहीं वो किसकी होती है। यानी ये भी कोई हदायत आई है, चूंकि कोई खान साहब ने भी उनके कान में कोई बातें की हैं, सरगोशी की है, तो उसमें कुछ चीज़ें होंगी ऐसी जो वो बयान कर रही हैं। इससे बड़ी बात यह है कि जब मुलाकात का दिन है तो फिर कौन सी रुकावटें जो है ना वो लगाई जाती हैं, और मुलाकात के लिए मुलाकातियों की जो एक फहरिस्त है वो आ जाएं। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि पीटीआई ने सुबह से रात से ऑफिशियली तौर पे नहीं और ऑर्गेनाइज्ड कोई कॉल नहीं थी, लेकिन कुछ पीटीआई से बहरहाल प्यार करने वाले अकाउंट से ये चीजें चल रही थी कि अडयाला जेल पहुंचे। अब ये भी देखें कि हर हफ्ते जब इस तरह की कॉल्स आएंगी, अब देखें हमें तो न्यूट्रली इसको देखना है कि जब इस तरह की कॉल्स का खतरा होगा और वाज़े तौर पे हमें पता है तो कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी इसकी इतलात होती हैं, तो फिर वो इसका एक इंतजाम करते हैं कि कोई इस तरह की वाकई कोई जो है ना जमे गफीर ना आ जाए, कोई जो है ना दावा ना बोल दे, तो ये चीज पीटीआई भी कंट्रोल करे। लेकिन सर, और अगर ये मुलाकाती है तौर पे एक तहरीक नहीं चलाई जा रही है, अब तो सलमान अकरम राजा भी कह रहे हैं कि हम तहरीक चलाने की कोई पोजीशन में नहीं है। हाँ, ये ठीक है, तहरीक नहीं चला सकती पीटीआई। पीटीआई का जो एक खमीर है ना, एक ज़ाहिर है उसकी एक बुनियाद जो रखी गई है वो रखी गई एक पॉपुलैरिटी पे, एक शख्सियत के करिश्मे पे। ये तो बिलाशुबा पॉपुलैरिटी भी है, खान का करिश्मा भी है। ये चीज़ें सारी इस तरह चली हैं, एक फ़र्द के इर्द गिर्द ये चीज़ें घूम रही हैं, ना वो उसका तंजीमी स्ट्रक्चर है, ना वो तंजीम की इस तरह की बुनियाद रखी गई है। हाँ, एक काम वो कर सकते हैं, वो तहरीक और मज़ाहमत को तो नहीं चला सकते, ना कर सकते हैं, वो एक दूसरे से तसादम कर सकते हैं पार्टी के अंदर भी और बाहर भी, जिस तरह 9 मई भी हुआ, 26 नवंबर भी है, और भी हैं छोटे मोटे मामलात। अब अगर तहरीक देखें, मज़ाहमत देखें, तो फिर वो तो आप ये देखें कि सिंध के पानी के ऊपर, दरिया सिंध के पानी के ऊपर पीपल्स पार्टी ने भी मज़ाहमत दिखाई है। अब मुझे ये बताएं कि वो कोई गन्ने लेके आए, वो कोई जनाब गुलेले लेके आए, वो डंडे लेके आए, ये है सियासी कल्चर। पीटीआई जो है ना वो उसकी बुनियाद ही नहीं इस तरह की रखी गई, इसीलिए सलमान अकरम राजा
अपनी जगह पे बात ठीक कर रहे हैं हाँ। कि हम कोई तहरीक नहीं चला सकते, तसादम हम कर सकते हैं, हम जो है ना मिडबीड कर सकते हैं, क्या तसादुम लड़ की वजह सकते से हैं। आप ये समझते हैं कि उन्होंने जो पीटीआई की एक अवाम है, कि इनके फॉलोअर्स हैं, उनको डीमोटिवेट कर दिया है कि वो बाहर ही नहीं अब निकलते? हाँ, इसी वजह से फर्क खत्म हो गया है, क्योंकि बार बार कॉल्स आई हैं। हाँ आखिरी कॉल भी आ चुकी हुई है। आखिरी कॉल ये 26 नवंबर वाली थी जी। उसके बाद फिर कई कॉल्स आई, लेकिन लोग नहीं निकले। एक तो लोग थक गए और थकाया गया, बाकायदा महीने में 2-2 दफा 3-3 दफा कॉल्स आई, और वो फाइनल कॉल, सुपर फाइनल कॉल्स, ये इसमें ना गैप है पीटीआई के अंदर, और ये लैक करती है कुछ चीजें कि वो तहरीक चलाना या मज़ाहमत करना उन्होंने सीखा ही नहीं। उनके पास एक टेन्योर आया हुकूमत का, हाँ। उस टेन्योर में भी वो इसी तरह के ही चलते रहे, वो भी जलसे भी करते रहे, खान साहब भी उसी तरह जैसे वो अपोजिशन में भी करते रहे। तो उनके कारकुनान जो है ना वो एक तो आपके सवाल की जानिब बढ़ते हैं कि वो थक गए हैं, दूसरा ये कि लोगों ने देखा कि चलाया लोगों ने कि खान साहब को तो वो ऑफर कर रहे हैं, खान साहब तो खुद नहीं बाहर आ रहे। हाँ। अच्छा, तो फिर मुझे बताएं कोई भी कारकुन वो क्यों निकलेगा कि हम तो खान के लिए निकल रहे हैं ना। वाकई वो निकलते हैं, खान की का जो शख्सियत का करिश्मा है, जो दिलकशी उनमें है खान के बारे में, वो तो वाकई है, उसके लिए तो वो निकलते थे। जब उनको ये भी मैसेज दिए गए कि भाई खान तो खुद नहीं निकल रहा है, तो वो उन्होंने कहा हमें क्या जरूरत है, हम अपनी डंडे भी खाएं, नौकरियां भी अपनी गंवाएं, अपना रोजगार भी गंवाएं, और इतने दिन और आगे फिर पता भी नहीं है कि कहाँ जाना है। हाँ। किसने क्या कहना है कि जनाब संगजानी रुकना है, किसी ने कहना है जनाब डी चौक जाना है, किसी ने वहां से खिसक जाना है, और बाकी कोई पुरसाने हाल नहीं। तो इसलिए ये वाली जो लैक है ना, कमी है, ये वाकई पीटीआई की कजी है। पीटीआई एक पॉपुलर जमात है, उसका एक वोट भी है, और उस वोट की बुनियाद पे तो ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है ना, हाँ। इसमें रखने डाले गए, वो चाहे जिस तरफ से डाले गए, उनको वो नहीं मिल रही, और पता नहीं फैसला अब क्या आता है, वो उस पर तो हम नहीं बात कर सकते। लेकिन ये पॉपुलैरिटी ही थी कि उनकी इतनी सीट्स थी, और उनकी अब मखसूस नशिस्तें भी अगर मिल जाती हैं तो वो तो एक आध छोटी मोटी पार्टी के साथ हुकूमत भी बना सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहरहाल अगर तो ये उनकी वोटों की सीट्स हैं, उनकी वोटों की पीटीआई की सीट्स हैं, तो उनको मिलनी चाहिए। ये कोई इससे ज्यादा कोई कह लें ज्यादा इस पे इतनी, इससे ज्यादा इसमें कोई मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट नहीं दिया जा सकता। अगर ये उनका हक है तो ये फिर अब 11 रुकनी बेंच जो रह गया है 13 की बजाय, वो उसको फैसला दे देना चाहिए, और मामला स्मूथ हो चलें, वो भी समझें कि हमें हमारा हक मिल गया। वो भी ये बात तो ना करें रोज रोज के ये हमारा हक खत्म हो गया, हमें हमारा मैंडेट चोरी हुआ, हमें जो है ना फॉर्म 47 मुसल्लत कर दिया। तो ये इन चीजों से तो निकलेंगे, तो ये कम से कम उनको अपने मिल केसेस तो चलाएं सर साहब, केसेस भी नहीं चला रहे। दूसरी जानिब आप जिस तरह आपने कहा है, मुझे तो यही लग रहा है कि मज़ाहमत और मफाहमत में पीटीआई भूल गई है कि क्या फ़र्क है। तो फिर अब हम ये समझें कि अभी खान साहब कोई बाहर नहीं आ रहे, अभी वो जेल में, अभी तो जाहिर सी बात है वो जेल में ही हैं, और केस चलेंगे, केस हैं उनके ऊपर। वो आराम से तहरीक चलाएं और मज़ाहमती तहरीक चलाएं, ना कि वो जो है ना लड़ें और डंडे सोटे लेके आए। तो ये सीख लें, अभी वो हुकूमत में होते हुए पीपल्स पार्टी ने एक मज़ाहमत चलाई, मज़ाहमती तहरीक, और वो कामयाब हुई। उनसे सीखें और जो है फिर काम को आगे चलाएं, जमहूरी अंदाज से इसको लेके चलें, जमहूरी अंदाज से लेके चलें। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि अब हम जो है अपनी पाक फ़ौज के साथ है, पहले जिनके खिलाफ थे लेकिन अब तो पाक फ़ौज के साथ इमरान खान खड़े हैं। सर साहब आगे मज़ीद बात करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्या इस वक्त जंगी सूरत हाल है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सर साहब अब तो इंडिया की तरफ से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई, उनके तज्ज़ियाकार, उनका मीडिया, वो भी अब ये बोल रहा है कि हमें समझ लेना चाहिए कि हम अकेले हो गए हैं खित्ते के अंदर। वीटो करने वाले जितने भी ममालिक हैं वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, लेकिन मोदी हुकूमत अभी भी मिसाइल खरीद रही है, राफेल खरीद रही है, उसका जंगी जुनून बढ़ता ही चला जा रहा है। जाहिर जंग वो इस खित्ते का चौधरी बनना चाहता है, और उसकी चौधराहट मान कोई नहीं रहा। पाकिस्तान है, ईरान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, वो इस तरफ श्रीलंका, और ज़ाहिर बाकी चाइना को तो वो डिक्टेट नहीं कर सकता। तो वो उसकी चौधराहट चल नहीं रही। वो अब अपनी बर्तरी जो है ना वो
देखें उसका ज़ाहिर है जीडीपी देखें, उसका तो वो फ़ायदा उठा रहा है, उसका पूरी दुनिया में उसका फ़ायदा उठा रहा है और पूरी दुनिया इसलिए बैन है। इसके साथ हमारी कामयाबी है कि हमने सफारती तौर पे बहरहाल देखें, वाज़े तौर पे तुर्की हो, चीन हो, अज़रबैजान हो, इवन बरतानिया को भी, वज़ीर आज़म बरतानवी हाई कमिश्नर को मिल के भी ये कह चुके हैं कि एक शफाफ बैनुल-अक़वामी तहकीकात का हम खुद पेशकश कर भी चुके हैं और आप भी कर सकते हैं। हाँ। यहाँ तक भी कहा, स्विट्जरलैंड ने भी इसकी ऑफर की है कि हम भी कर सकते हैं अगर हमें कहा जाए। तो ये सफारती सतह पे तो हमारी कामयाबी है। जो उसकी ज़ाहिर एक बड़ी इकोनॉमी है, एक मुआशी मंडी है, उस और एक बड़ा मुल्क है, उस वजह से वो ये समझता है कि वो इस खित्ते का चौधरी हो और इसमें थोड़ी सी सपोर्ट उसको बैरूनी दुनिया से इसलिए है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। तो वो चाइना को काउंटर करने के लिए करे ना, फिर अपनी ये बर्तरी जो वो हासिल करना चाहता है, वो चाहे हरबी लिहाज से है, जंगी लिहाज से है, वो उसमें तो उसके पास पैसा है, वो खरीदो फरोख्त करे, वो खरीद सकता है, वो फ्रांस से राफेल खरीद सकता है। हाँ। वो मजीद भी वो ऑर्डर कर रहा है, तो वो करे। इधर भी मसला ये कि हम भी इस वजह से अपना बजट जो है वो भी अपनी दिफा के लिए लगा रहे हैं। बिल्कुल। और हमें लगाना है। दुश्मन हमारा बहुत ही नीच है और कहते हैं कम ज़र्फ दुश्मन से वास्ता ना पड़े, ये उसी तरह का मोदी वाला मामला है। और सूरत हाल उसकी जो हो गई है, सूरत हाल ये बताती है कि वाकई वो रिजवान रजी साहब ने कहा था कि लगता ही है कि वो मोदी साहब जो है ना वो खुदकुशी कर लेंगे। हाँ। सियासी खुदकुशी उनकी हो गई है, वो अपने पांव पे उन्होंने खुद कुल्हाड़ी मारी है। और अब देखें कि अब इतना कुछ करके और एक वो पहलगाम वाला ड्रामा रचा के भी तो उसको कोई कामयाबी नहीं मिली। साहब एक और तरफ वहां तो से आवाजें पानी बंद कर दिया, लेकिन अब उसकी के आप इलाका देख लें गुजरात, वहां पर बारिशें शुरू हो गई हैं, सैलाब आना शुरू हो गए हैं। कुदरत के भी कुछ इशारे होते हैं, लेकिन अगर ये एक रवायत कायम हो गई कि आप पानी बंद कर सकते हैं, जो आपके लोअर ममालिक हैं उनके आप पानी बंद कर दें, तो फिर कल को तो चाइना भी ये कर सकता है साहब, ये तो फिर रवायत बन जाएगी। देखें उसका कोई इसको वो बंद नहीं कर सकता, उसने इसको आर्जी मुअत्तली का नाम दिया है। और इसके साथ वो पहले ही बगलियार डैम और इस तरह के मुतनाज़ा उसने चिनाब पे जो बनाए हैं और अभी भी वो जो बनाना चाह रहे हैं वो भी मुतनाज़े हैं। जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो पानी को रोकने के लिए रिजर्वायर बनाएगा ना, ये एक दिन का काम नहीं है, ये 1-2 साल में भी नहीं हो सकता। ये एक उसका इरादा है। हाँ। उसकी ख्वाहिश है, वो उस तरफ चल जरूर रहे हैं, वो पहले से ही चल रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, ये तो 10 साल पहले से मोदी इस पे अमल दरामद कर रहे हैं और आहिस्ता 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 उस तरफ जा रहे हैं। अल्टीमेटली ये हो सकता है। अच्छा, इसका हमें नुकसान इसलिए नहीं है कि हमारे पास अपना, अल्लाह ने जो है ना इस खित्ते को बनाया इस तरह के है कि हमारे पास अपना इंतजाम है। हमने कल इस पे तफसील से बात की कि वो पानी रोक भी लेगा तो ये उसकी आबी जारहियत वाला हमला हमें कुछ नहीं कहता। सही। हमें मसला ये है कि वो जो हमला करना चाहता है, वो जो पाकिस्तान को नीस्तो नाबूद करना चाहता है, वो नक्शे से भी मिटाना चाहता है, जो आरएसएस का ज़ाहिर है उसका जो नजरिया है, वो नजरिया जो है ना वो इस खित्ते को ले डूबेगा। उसके लिए दुनिया जो है ना वो देख रही है और दुनिया ये कह रही है कि उसके पास इखलाकी तौर पे कुछ जवाब भी नहीं रह गया। जिस दिन पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये ऐलान कर दिया था कि एक शफाफ आलमी तहकीकात के लिए हम तैयार हैं, उसके बाद उसका बयानिया जो है ना वो उसके घर में ही घुस के उसको मार गया। तो उससे पहले जो है ना वो थोड़ी सी चलो हाइप बना ली। इस वक्त हमें ज्वाइन करें ब्रिगेडियर रिटायर मसूद अली खान। मसूद साहब, आपको प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहेंगे। सर, इंडिया का तो जंगी जुनून बढ़ता ही चला जा रहा है और यहाँ पर वजीर खारजा भी कह रहे हैं कि जंग की कोई ना कोई खतरात तो हमारे ऊपर अभी भी लाहक हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है जी। देखते हैं जिस तरीके से लोगों के इंप्रेशन है कि एस्केलेशन होती है या सिचुएशन डिफ्यूज हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके वो हर वो कदम वो उठा रहे हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, डिस्टेबलाइज हो सके। और ये हम पॉसिबिलिटी रूल और नहीं कर सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ करेंगे, चाहे वो LOC पे होती है या
सियाचिन पे होती है, गिलगित बल्तिस्तान में होती है, या वर्किंग बेल्ट के ऊपर होती है, ये किसी भी सूरत में है, क्योंकि उनके अपने जो जिस तरीके से उन्हें हाइप क्रिएट किया, वार हिस्टेरिया क्रिएट किया है, अब उनके लिए रिट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली भी उनको सेटबैक्स मिले हैं, कोई उनके साथ खड़ा नहीं है, डोमेस्टिक प्रेशर अलग बिल्ड हो रहा है, आगे बिहार के इलेक्शंस भी हैं जी। तो वो मोदी की कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से उससे सियासी फायदा उठाया जाए, कुछ न कुछ करे, लेकिन यकीनन उनके मिलिट्री एडवाइजर्स जो है, कमांडर्स उनको बताया होगा कि कोई भी एक्शन अगर वो लेते हैं तो इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और पाकिस्तान का जो जवाब जो चीफ ने वाज़ेह तौर पर कहा है बड़ा हैवी और मैसिव होगा, जिसके सीरियस इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। अच्छा, तो क्या मोदी साहब आप जो कह रहे हैं कि नहीं टलेंगे, और क्या हम फिर कोई इसको अपना मीडिएटर बीच में इन्वॉल्व करके, जिस तरह हमें लग रहा है कि ईरानी वजीर खारजा भी यहाँ हैं और फिर वो वहाँ जाएंगे, तो कोई उनका इरादा बदल सकते हैं, या हमें इस पे कोशिश करनी चाहिए मजीद भी? नहीं, कोशिश तो देखिए, डिप्लोमेटिकली तो हमें हर फोरम पे जाना चाहिए, और जो हमारे दोस्त हैं जो इंडिया के साथ भी जिनके अच्छे ताल्लुकात है, तो वो अपना एक रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा जो रोल्स के जो इन्फ्लुएंस करने हो सकता है वो रशिया कर सकता है, अमेरिका कर सकता है, और इसके अलावा मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, ये इनका बड़ा किरदार हो सकता है। और अभी वैसे भी देखें कि रशियन प्रेसिडेंट ने विजिट करना है इंडिया, तो उनके आने से उससे पैसे चीज दरमियान का रास्ता भी निकल सकता है, अमेरिका के कहने पे हो सकता है, लेकिन ये है कि वो उस एक ऐसे स्टेज पे आए हैं जहां से उनका एक्सट्रिकेट करना बड़ा मुश्किल है। ताहम ये पाकिस्तान ने तो एक वाज़ेह मौक़िफ़ और वाज़ेह मैसेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से किया है, बाकी डिप्लोमेटिक एफर्ट तो चलते रहेंगे, लेकिन हमने वाज़ेह तौर पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया है हमारी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की वायलेशन किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं हो, इसका भरपूर जवाब दिया जाए। सर ये तो है, लेकिन खबरें कुछ ये भी आ रही हैं कि इंडिया अपनी प्रॉक्सीज को बलूचिस्तान के अंदर भी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। देखिए जी, ऑलरेडी ये इंटेलिजेंस थी और उसके तवक्को थी, और जिस तरीके से हमने खैबर पख्तूनख्वा में देखा कि जैसे 2 दिन के बाद ही वहाँ पे एक रात को 54 हमने जानू हासिल किए, फिर तमाम फारिश के अगले दिन 17 मारे थे, तो इसी तरह बलूचिस्तान में जिस तरह आज का वाकया हुआ है जिसमें मश के एरिया में 7 जवान शहीद हुए हैं, तो ये इंटेलिजेंस की इतलात थी कि ये कुछ न कुछ करेंगे और ये मजीद हमलों करने की हमलों की कोशिश करेंगे, और जैसे मजीद ब्रिगेड है, सुसाइड हमलावर है, सारी प्लानिंग कर चुके हैं, तो वो है। लेकिन ये है कि दहशतगर्द के पास इनिशिएटिव होता है, वो स्ट्राइक कहीं पे कर सकता है। फिर बलूचिस्तान इतना बड़ा इलाका है तो वहाँ हर जगह पे जाना मुमकिन नहीं होता है, बट स्टिल गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश यही होती है कि वो हर जगह पे पहुंचे, उसको काउंटर कर सके। लेकिन उम्मीद है कि जिन्होंने ये वाकया आज वाला किया है या प्लानिंग कर रहे हैं, उनको प्रीएम्प्टली करके पकड़े जाएंगे। सही मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर साहब, पाकिस्तान ने तो एयरबेस इंडिया के लिए भी बंद कर दिया और इससे तकरीबन इंडिया को $300 लाख का नुकसान हुआ है। उसको अपनी मैशत की भी फिक्र नहीं है, इतना जंगी जुनून सवार है। और अब इंटरनेशनल आप एयरलाइंस देखें, वो भी पाकिस्तान की हदूद में आने से वो कतरा रही हैं कि हो सकता है कि कभी ना कभी यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा वाकया हो जाए। तो सर साहब क्या कहेंगे आप? मैशत तो हमारी भी और उनकी भी दोनों, मुआशी तौर पर बहुत नुकसान है। दोनों ममालिक की अवाम जो है वो इसका खुमियाजा पहले ही भुगत रही हैं। पहले ही दोनों ममालिक का एक बड़ा हिस्सा बजट का इन दोनों ममालिक के अपने अपने दिफा पे लग रहा है। बिल्कुल बज़ाहिर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ और इंडिया के पाकिस्तान की इंडिया के साथ ये एक रवायती सी दुश्मनी चली आ रही है, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। सही। लेकिन ये तो अब अवाम ने फैसला करना है कि वो जो उसका मीडिया खुद अवाम को ही फतह करने लगा है, वो इतना झूठ बोल रहा है, बोले जा रहा है। वहां का मीडिया अजीबोगरीब मीडिया है। यानी पाकिस्तान का देखें, जब हम ये देखते हैं ना तो हम बड़े समझते हैं कि पाकिस्तान जो है ना एक जिम्मेदार मुल्क है, पाकिस्तान का मीडिया भी एक जिम्मेदार मीडिया है। बिल्कुल।
उनको देख के तो खास तौर पे इसके अलावा तो कमी कजी कोताही गफलत कहीं ना हाँ। कहीं रह सकती है, हो सकती है, लेकिन वो उनका जिस तरह उन्होंने जहन बना दिया ना अपनी अवाम का, वो अवाम भी अब जंग चाहती है, हाँ। खुद उन्होंने बनाया है, उनके लिए ये चैलेंज है। जिस तरह मसूद साहब कह रहे थे कि अब मोदी के लिए यहां से पीछे हटना बड़ा मुश्किल है, उसको अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है ना वो लूज करना पड़ेगा। तो जब ये चीज हो जाए, शामिल हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि फिर मकसद क्या है, सियासी तौर पे आपने कोई फायदा लेना है, उसका जो है ना उसका मईशत पर जो नुकसान आ रहा है, जो उसकी अवाम ने भुगतना है, ये दोनों तरफ की अवाम को सोचना चाहिए। खासतौर पे इंडिया ही को सोचना चाहिए। पाकिस्तान तो आज भी दिफाई पोजीशन पे है। मैं अभी ये बात करने लगा था कि पाकिस्तान ने खुद कोई अटैक नहीं किया जी, और पहले भी नहीं इस तरह का कोई वाकया है। एक अमन का पैगाम, और इससे बड़ा क्या हो सकता है कि पाकिस्तान आज भी ये कह रहा है कि हम अमन चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि जंग हो। हाँ। ये पूरी दुनिया को पता है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये एक चौधरी है इस खित्ते का, और इसको बनाया गया है चौधरी। हाँ। इसको बनाया किसी और मकसद के लिए गया था, वहां उसकी नहीं चल रही, ना वो रूस को काउंटर कर सकता है, ना वो चीन का वो मुकाबला कर सकता है। और ये अब उसको बनाने वालों को सोचना पड़ेगा कि ये तो एक अपने से रूस से तो मिसाइल कितने खरीद गुना रहा है कम, साहब। जाहिर है वो 125 जो है ना करोड़ की आबादी है। हाँ। और जो है हमारी टोटल 25 करोड़ है, यानी 1.5 अरब की ये टोटल बन रही है आबादी। भाई वो 25 करोड़ का और 125 का क्या मुकाबला है? क्या मुकाबला? ये बनाने वालों को ये अब सोचना चाहिए कि इसकी डायरेक्शन बदले, वो इसको काम पे लगाए जिस काम के लिए उन्होंने इसको चौधरी बनाना था, और इसकी चौधराहट यहां चल भी नहीं रही, चलनी भी नहीं है। तो मुआशी तौर पे तो बहुत नुकसान है। इंडिया शायद बर्दाश्त कर ले, पाकिस्तान के लिए ये जो मकरूज मुल्क है ना पहले से, हाँ। उसके लिए ये बर्दाश्त नहीं। लेकिन हमें ये तो मानना चाहिए कि पाकिस्तान साइबर में साहब इंडिया से आगे है। आज भी अता तारन ने तकरीब में यही सारी बात कही है कि जब इंडिया ने हमारे यूट्यूबर्स को, चैनल्स को ब्लॉक कर दिया था, तो फिर हमने कोई जियो टेक्निक के ज़रिए इस तमाम अकाउंट्स जो है ना वो हैक किए हैं, और उसके बाद वहाँ पर हमने पाकिस्तान का आर्मी का एक तराना चलाया। तो इसको तो हम मान सकते हैं कि हम अब ठीक है, वो हो सकती है ये चीजें, लेकिन बहरहाल इंडिया का आईटी में भी हम नहीं कोई मुकाबला कर सकते। अब मैं जज्बात में तो ये कह दूंगा, तारड़ साहब भी कह देंगे, ये तो चीजें चल सकती हैं, इतनी तो चलाई जा सकती हैं, कर ली। जंगों में ज़ाहिर देखें फिर सब कुछ जायज़ होता है, इसलिए वो ये चल रही हैं चीज़ें। अदरवाइज तो हम नहीं करते, खास तौर पे हम तो नहीं इस तरह के हैक करते चीज़ें, और हैकर्स हमारे नहीं इस तरह से कोई करते। हाँ। और गवर्नमेंट तो खास तौर पे कभी भी नहीं इस तरह करती। लेकिन अगर हम ये कहें कि इंडिया से हम कोई साइबर में और आईटी में हम कोई आगे हैं, तो ये नहीं मैं मान सकता। ये ही तो मसला है। हाँ। यही तो हमें कुछ हकायक भी देखने पड़ेंगे, और हम इन चीज़ों को देखें, हमारी मुक्तदरा इन चीज़ों को समझती है। आपने देखा होगा नवाज शरीफ की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई खुल के, वो कहीं ना कहीं मीडिएट कर रहे हैं। मेरी इतलात के मुताबिक वो मीडिएट उन्होंने कुछ किया भी है। अच्छा। खामोश एक जो डिप्लोमेसी होती है ना, वो उसका किरदार अदा नवाज शरीफ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ शहबाज शरीफ भी, मरियम नवाज भी, आसिफ जरदारी ने भी कोई हार्ड स्टेटमेंट नहीं दी इस हवाले से। ज़ाहिर दफा के लिए अपनी दफाई कुव्वतों के साथ इजहार यकजहती और अपनी आवाम को ज़ाहिर चार्ज करना, मोटिवेट करना, ये काम तो ज़रूर किया उन्होंने, उनकी तो जिम्मेदारी भी है ना। लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहे कि हम इस चीज को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। हाँ। और मैं पहले बता चुका हूं कि इतने बड़े मुल्क का, इतनी बड़ी मुआशी ताकत का पाकिस्तान कितनी देर मुकाबला कर लेगा, और कुछ तो हकायक भी हैं। तो इसलिए हम अपनी दिफाई पोजीशन पे, ये भी तारीख में होता आया है कि बहुत छोटी छोटी कुव्वतों ने, छोटे छोटे ममालिक ने बड़े बड़े ममालिक को भी पसपा किया है, शिकस्त दी है। ये दुनिया में मौजूद है मिसालें। लेकिन हकायक को देखें, मैं सिर्फ आपके सवाल की रोशनी में ये बात कर रहा हूं कि हम ना ये जंग अफोर्ड कर सकते हैं जी, ना हमें ये जंग करनी है। हम अमन के प्रचार की हमेशा हमने जो है ना वो कोशिश की है, हमने कभी भी पहल नहीं की। दिफा हमारा हक है, और वो
अक़वाम मुत्तहिदा का जो 51 जो रूल्स हैं उसके मुताबिक भी हम उसके मुताबिक भी कानूनी तौर पे अपने दिफा को कर सकते हैं, वो फिर हमें करना पड़ेगा। उसके लिए तो फिर कोई किसी के ऊपर भी आएगी, नाज़िल हो जाएगी जंग, तो वो तो फिर लड़ेंगे। इस जंग को पूरा खित्ता ही अफोर्ड नहीं कर सकता। बांग्लादेश के अंदर हमने देखा था कि एक इनकलाब आया था, तो वहाँ से जो उनकी वज़ीर आज़म थी वो चली गई हैं, वो वापस आ गई हैं, साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया, और आते ही उन्होंने वो हसीना वाजिद नहीं आई हैं, खालिदा ज़िया हैं उनकी, हाँ वो भी आ गई हैं, उन्होंने आते ही इंतखाबात का मुतालबा किया है। तो अब बांग्लादेश भी चेंज होने लगा है। नहीं, वो वहां पे इंतखाबात तो होने हैं, एक अबूरी भारत और बांग्लादेश के दरमियान भी और वो पाबंदियां भी लग रही हैं, वो इंतखाबात होने हैं, एक अबूरी सा सेटअप है। इसके बाद इंतखाबात ने तो होना है और होना चाहिए, जमहूरियत है ना हर जगह पे, तो वो होगी। लेकिन वो देखें उनका अभी तो मूड नहीं है कि इंतखाबात कराए जाएं। वो जो मौजूदा सेटअप है वो चलेगा। डॉक्टर यूनुस की सरबराही में वो वही चीफ एग्जेक्टिव हैं मुल्क के, वो अच्छी अचीवमेंट्स कर रहे हैं। मेरा ख्याल है एक सतह पे जाके फिर वो इलेक्शन कराएंगे, अभी फिलहाल नहीं करा रहे। अभी चीजें वो सेट कर रहे हैं। मुल्क के अंदर जो बहुत सारी चीजें आई हैं उसका तो एक हिस्ट्री है 71 से लेके अब तक, और उसमें बड़ी जुल्म ज्यादतियां भी की गई हैं। खालिदा ज़िया की भी हुकूमत रही है, हसीना वाजिद की भी रही है, लेकिन ये है कि अब जो हुकूमत है ये इस खित्ते के लिए कुछ काम कर रही है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के साथ जो उनका एक रिश्ता था उसको वो जिस तरीके से आके उन्होंने उसको बहाल किया है और एक दूसरे के साथ ताल्लुकात जो कायम कर रहे हैं, ये इंडिया को भी सूट नहीं करता। और ये भी हमारी कामयाबी है कि मोदी ये भूल गया था कि बांग्लादेश में भी एक इस तरह का इनकलाब आया है, और अब वो भी आपके साथ नहीं है, और वो उसकी भी सरहद इंडिया के साथ जो मिलती है, और वहां जो 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं, वहां जो वो चिकन्स नेक है वो बड़ी आसानी से जो है ना वो उसको तोड़ा जा सकता है। तो ये काम उसको सूट नहीं करता, जिस पे बांग्लादेश की नजर है। ठीक है साहिब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।